प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। हिस्ट्री में औद्योगिक क्रांति, इसमें हम आपको औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, औद्योगिकीकरण का जो युग था उस लेसन में मैं आपको औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकीकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है? इसके बारे में हम इसमें सबसे पहले सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। जब से औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत यूरोप से ही हुई थी। इस तरह से सबसे बड़ा उद्योग था पहले चरण का। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दोगुनी थी। जो इंग्लैंड के कपास जो निर्यात था उसके मूल्य से दोगुनी थी। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों से 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन इसके उपरांत इसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखाने में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। कारखाने में इतना उत्पादन नहीं किया जाता था जितना कि घरेलू इकाइयों में इसका उत्पादन होता था। तीसरा, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की स्थिति में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में भी तरक्की हो रही थी। वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। चौथा, प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीक महंगी थी। सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्चा आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा था। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वाट ने न्यूकोमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में, 9 ऊन उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था।
ये जो चित्र बना हुआ है 1830 की एक कताई फैक्ट्री है, इसमें सूत काटने का काम किया जाता है। अब इसके आगे दिया गया है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। हाथ से जो कार्य किया जाता है अर्थात हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी कि वहाँ पर मजदूर न मिल रहे हैं उनको काम करने के लिए। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे, जैसा कि आप आगे जानेंगे। जब श्रमिकों की बहुतायात होती है तो वेतन गिर जाते हैं, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा सामान काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों की भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ़ सफाई और सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करती थी। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे, मशीनों से नहीं। एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाज़ार में अक्सर बारीक डिज़ाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों को काफ़ी मांग बढ़ती थी। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थीं। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की आवश्यकता थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों में से बनी चीज़ों की तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिज़ाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सकें। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। इस तरह से यानी कामगार आसानी से वहाँ पर मिल जाया करते थे। मजदूरों की ज़िंदगी, कैसे वहाँ के मजदूरों की ज़िंदगी हुआ करती थी। बाज़ार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोज़गार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बनने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग के द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना भी पड़ता था। काम का सीज़न गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जड़ों के बाद गांव में चले जाते थे, जहां इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम
ढूंढने की कोशिश किया करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार भी आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फ़र्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ीं तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे भी पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे, मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छी हालत में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुँच जाती थी। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से करते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेज़ी से बढ़ीं। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हो गए। सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गईं, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको उपनिवेशों में औद्योगिकरण इसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। ओके, बाय।